हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आज आप सभी के बीच सीटेट के लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज का मेरा टॉपिक होने वाला है समावेशी शिक्षा। और ये टॉपिक आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। अगर आपकी सीटेट जैसे पहले ऑनलाइन हो रहा था तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते थे, और अब ऑफलाइन पेपर है तो इसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये मेरे 100% गारंटी है कि समावेशी शिक्षा से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर ही मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है समावेशी, इससे आप क्या समझते हैं? समावेशी का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक में कर लेना, उनका एक में समावेशन कर लेना बहुत सारी चीज़ों का। तो आप देखते होंगे कि हमारे जो स्कूल, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज लेते हैं कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं, कोई भी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो, आप देखते होंगे कि वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है बच्चों के लिए। आपने देखा होगा कि कोई कितना भी छोटा से छोटा स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बड़ा से बड़ा स्कूल हो, हर स्कूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है। बच्चों को यूनिफॉर्म में ही आना होता है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यूनिफॉर्म, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें यूनिफॉर्म देती है कि ताकि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट स्कूल में, क्यों सारे बच्चों को यूनिफॉर्म में आने के लिए बोलती है? कोई कोई ना कोई इसके पीछे कुछ तो सोच होगी, कोई थिंकिंग होगी, कोई थॉट होगा कि क्यों यूनिफॉर्म पहनने के लिए बच्चों को बोला जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। यूनिफॉर्म हमारे स्कूल में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सारे बच्चे क्या हो, एक जैसे दिखें। आप देखते हो कि अब स्कूल है, स्कूल में कैसे भी बच्चे जाते हैं, मीन्स कैसे भी, मीन्स कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर स्कूल में आएगा। कोई बच्चा क्या होगा, कोई बच्चा उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो एक ही कपड़ा रिपीट कर करके जाएगा, और कोई बच्चा डेली चेंज चेंज करके आएगा। तो इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चा जो दूसरा बच्चा है, बच्चे मन के बहुत ही भोले होते हैं, आप सबको पता है। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे जो होंगे स्कूल में, वो दूसरे बच्चों को जब देखेंगे कि वो डेली डेली अपना ड्रेस चेंज करके आ रहा है, तो बच्चे, जो दूसरा बच्चा है जिसके पास वो इतने सारे कपड़े नहीं है जो डेली चेंज चेंज करके जाए, तो वो बच्चे के मन में भी दुख होगा। वो बच्चा सोचेगा कि काश मेरे पास भी ऐसे ऐसे कपड़े होते, इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते मेरे पास भी, मैं भी डेली चेंज कर करके स्कूल आता। और वहीं पर जो रिच बच्चा है, जो जिसके पास, जिसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से, उसके पास बहुत ड्रेसेस हैं, वो क्या करता है, वो सोचेगा, वो इंफीरियर दिखाएगा छोटे बच्चे को, क्योंकि उनको, उनके माइंड में भी इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं होती, इतना उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है कि वो मैच्योर नहीं होता है अभी कि इन सारी चीज़ों को समझ सके। तो वो क्या करेंगे, जो रिच फैमिली वाला बच्चा है वो इंफीरियर समझता है जो पुअर फैमिली का बच्चा है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, कोई जो अच्छे घर के बच्चे होंगे, रिच फैमिली के होंगे, वो क्या करेंगे, वो छोटे बच्चों को, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको चिढ़ाएंगे। वो आपस में क्या होगा, इससे बच्चे ये कंफर्टेबल फील नहीं करेगा बच्चा, और इस वजह से क्या होगा, बच्चा स्कूल आने से भी कतराएगा क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। तो ये जो यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसीलिए आया था ताकि सारे बच्चे स्कूल में एक जैसे दिखें। तो यहीं से अब मैं रिलेट करूंगी आपका टॉपिक समावेशी शिक्षा को। अब अगर यूनिफॉर्म हमने सोच लिया कि यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए ताकि सारे बच्चे, कोई भी भेदभाव ना हो पाए, सब एक बराबर दिखें, तो अगर यूनिफॉर्म में हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बच्चों से अलग हैं, तो उनको हम क्यों अलग कर रहे हैं? पहले क्या होता था कि जो अलग अलग डिसेबल्ड बच्चे होते थे, डिसेबल्ड मीन्स जो जिनमें कुछ योग्यता की कमी हो, निर्योग्य बच्चे होते हैं, उन्हें क्यों हम अलग स्कूल में पढ़ाते हैं? समावेशी शिक्षा हमारा यही होता है कि हर तरह के बच्चों को, हर प्रकार के बच्चों को, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कुछ उसमें मेंटली मेंटली प्रॉब्लम हो या फिर फिजिकली प्रॉब्लम हो, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से जिन बच्चों में ये सब डिसेबिलिटी हो, कोई कान से कम सुन रहा हो, कोई बोलने में उतना अच्छा नहीं है, बोल नहीं पाता है, हकलाता है, कोई पैर से जिसको चलने में प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में दिक्कत है, तो ये जितने तरह के ये सारे बच्चे होते हैं, इन सबको एक ही जगह पर, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप एक लाइन में समझिए कि हर प्रकार के बच्चों को एक ही स्कूल में
पढ़ाने को ही हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ताकि वो सारे बच्चे एक ही शिक्षा पा सके, उन सारे बच्चों को हम एक ही साथ पढ़ा सके, ताकि उनमें कोई भी भेदभाव ना हो। आप समझिए, जब ये बच्चे अगर हम इन्हें स्कूल में साथ में नहीं पढ़ाने देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो बच्चे में प्रॉब्लम है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, आप ले जाइए इसे घर पे पढ़ाइए, कोई टीचर हायर करिए, ट्यूशन दीजिए, इसको घर पे पढ़ाइए, तो ठीक है, बच्चा 10th तक 12th तक वो बच्चा घर में पढ़ लिया, स्कूल में नहीं पढ़ा। लेकिन इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा तो आखिर में उससे शादी होगी, उसकी शादी किससे होगी? किसी लड़की से होगी। जरूरी नहीं है कि किसी डिसेबल्ड लड़की से शादी हो उसकी, किसी से भी हो सकती है। या फिर कोई लड़की है तो जरूरी नहीं है कि उसकी भी शादी डिसेबल्ड आदमी से ही हो, वो अच्छे इंसान से भी शादी हो सकती है। फिर वो इंसान उसी सोसाइटी में जाएगा, आप उसे सोसाइटी से बाहर नहीं कर सकते हो, उसी समाज में रहेगा। तो अगर उसे बड़े होकर उसी समाज में जाना है, हम सबके बीच ही आना है, तो फिर हम स्टार्टिंग से उसे अपने साथ में क्यों ना लेकर चले, अपने बराबर ही हम उसे क्यों ना लेकर चले। ये सोचते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे, समावेशी शिक्षा के पीछे, कि हम क्या करें, सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाते हुए चलें। तो चलिए और समझते हैं। यहाँ से आपको समावेशी का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं हम। अब देखिए, सभी बच्चों को सभी बच्चों की शिक्षा एक ही साथ एक ही विद्यालय में हो और समान अवसर मिले, इसे ही समावेशित शिक्षा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सभी बच्चों की शिक्षा एक ही साथ, सभी बच्चों की शिक्षा मीन्स, जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चे क्या है, कोई किसी के आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बोलने में उसको प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, कोई लिखने में उसे दिक्कत है। तो इन सभी बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी, और जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक है, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है, उन सारे बच्चों को एक ही साथ एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल में, कोई अलग स्कूल ना हो इन बच्चों के लिए, एक ही स्कूल में, जिस स्कूल में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में इन सारे बच्चों को भी और समान अवसर मिले, इसे समावेशित शिक्षा कहते हैं। समान अवसर मिले हर चीज का, जो सभी बच्चों को मिलता है। जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें जो अवसर मिल रहे हैं, वो सारे अवसर इन बच्चों को भी मिले, इसे ही हम बोलते हैं समावेशित शिक्षा। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत, समावेशी शिक्षा की शुरुआत। तो 1994 में कब हुआ था ये? सबसे पहले इसकी जो सोच हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो 1994 में सलमान का सम्मेलन एक हुआ था। कौन सा सम्मेलन है? सलमान का सम्मेलन में यूनेस्को में पहली बार कहा गया था। क्या कहा गया था वो आप लोग आगे देखोगे। पहली बार 1994 में सलमान का सम्मेलन यूनेस्को में ये बोला गया था कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएं, रुचियां, योग्यताएं व सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशेषताओं व आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। इसका मतलब कि हर बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चों के सीखने का तरीका, उनकी ज़रूरतें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक बच्चा सीख रहा हो वैसे ही दूसरा बच्चा भी सीखे। अब कोई बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, वो चीज़ों को आसानी से सीख लेता है। वहीं पर कोई दृष्टिबाधित बालक है जो जिसको ब्लाइंडनेस का शिकार है आंशिक रूप से, तो उसके सीखने का तरीका कुछ अलग होगा। कोई बच्चा जिसको कम सुनाई देता है, उसको सीखने का तरीका कुछ अलग होगा। तो इन सारे बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देना, इसे ही हम क्या कहते हैं? समावेशित शिक्षा कहते हैं। तो 1994 में सलमान का सम्मेलन में यूनेस्को में पहली बार बोला गया था कि हर बच्चे की उसके इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होती है, और उनकी योग्यताएं, एबिलिटीज भी बच्चे की अलग होती है। जैसे मैंने फास्ट लर्नर स्लो लर्नर वाली बात बताई थी आपको, कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा बहुत तेजी के साथ सीखता है, किसी बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, चीज़ों को जल्दी से सीख जाएगा। वही कोई बच्चे का क्या होगा, IQ लो होता है, तो उस बच्चों को चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो क्या करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं, उतनी जल्दी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। किसी का कैचिंग पावर आपने देखा होगा, कोई क्या होता है, कोई इंसान होता है, वो रोड के कोई जा रहा हो, रास्ता उसे नहीं पता है, पर एक बार वो पूछ कर चला गया उस रास्ते से, आप भी गाड़ी में बैठे हो, अब रिटर्न आना है उसी रास्ते से। अब आप देखते होगे कि कोई गाड़ी उसी कार में कोई दूसरा इंसान होगा जिसे वो रास्ता बिल्कुल याद हो गया, एक बार में वो पूछ पूछ कर इधर से गया था, उसे रास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया। वहीं पर आप हो या फिर आपका कोई फ्रेंड है, उसे उस रास्ते को बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि हम कहाँ से गए थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सामने वाला बंदा जिस चीज़ को इतनी आसानी से सीख जा रहा है, हम भी उस चीज़ को उतनी आसानी से सीख जाएं। तो इसीलिए हर बच्चों की अलग एबिलिटीज़ होती है, उनको योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकताएं यानी कि नीड, हर बच्चे की नीड अलग होती है। कोई बच्चा चाहता है कि उसे क्या किया जाए, उसे इस तरीके से पढ़ाया जाए, कोई बच्चा चाहता है उसे दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए।
तो इन बच्चों की रुचि, एबिलिटीज़, उनकी नीड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, ये बोला गया था 1994 में, और इसे ही हम बोलेंगे समावेशित शिक्षा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये जो विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चे, तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट आवश्यकताएं बच्चे वाले बच्चे, इसका मतलब होता है कि जिन बच्चों को कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत हो। CWSN कहते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, CWSN हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। तो अब ये बच्चे कौन है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स कौन है? जो बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, ये बच्चे हैं कौन? तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं, ये इनको हमने कैटेगराइज किया, यानी कि इनका वर्गीकरण किया है। अब किन किन बेसिस पर अगर हम बच्चों को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो कुछ तो बेस होगा, किसी आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पर 3 आधार है, 3 बेसिस हैं बच्चों को कैटेगराइज करने का, 3 कैटेगरीज हैं। अब कौन सी कैटेगरीज हैं? तो शारीरिक रूप से इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फिजिकल रूप से, फिजिकल वे मतलब कि जो बॉडी से रिलेटेड, आपकी आपकी बॉडी फिजिक, जो आपकी बॉडी दिख रही है, इसमें अगर कुछ डिफरेंस हो, बच्चों को नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंस हो, तो अब क्या होगा इसमें? शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से कौन कौन सा होता है? तो अस्थि बाधित, अस्थि हम बोलते हैं इंग्लिश में बोन, हड्डी, अस्थि हिंदी में इसको अनदर वर्ड है इसका, अस्थि का हड्डी, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे बोन। तो अस्थि बाधित। अब देखिए कोई बच्चों में क्या होता है, उनकी हड्डियां जन्म से ही क्या होती हैं, जन्म से कुछ उनमें प्रॉब्लम होता है, या फिर जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे की हड्डी बहुत कमजोर होती है, वो चल नहीं पाता है, या फिर जन्म से ही नहीं तो किसी एक्सीडेंट में बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो बच्चे को क्या होता है, किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, उसका हाथ नहीं ऊपर उठ रहा हो, या फिर उसके पैर में प्रॉब्लम हो, पैर उसके हड्डी उसकी टूट गई हो, और वो फिर पैर उसका सेट ना हो पाया, वो लंगड़ा कर चलता हो, या फिर कहीं की भी हड्डी में प्रॉब्लम होता है, उसे हम बोलते हैं अस्थि बाधित बच्चे। तो शारीरिक रूप से हमारा सबसे पहले अस्थि बाधित बच्चे, जो बच्चों की हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, उनके बेसिस पर हम बच्चों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, यानी कि उसका वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है श्रवण बाधित। अब श्रवण शब्द से आप जानते होंगे, जो बच्चों सुनने में, श्रवण का मतलब सुनना होता है, तो जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम किन बच्चों को होता है? देखा होगा आपने, कई बच्चे मशीन यूज़ करते हैं, बच्चे क्या बूढ़े भी यूज़ करते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, और कई बूढ़े पे मतलब, तो ये नॉर्मल बात है कि बुढ़ापे में बहुत लोगों को कम सुनाई देने लगता है, लेकिन कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्हें या तो एकदम नहीं सुनाई देता है, वो मशीन के थ्रू ही सुनते हैं, या फिर कोई बच्चे को धीरे सुनाई देता है, उनको तेज बोलिए आप तब सुनाई देता है, वो भी ईयर मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, फिजिकली वे में ये बच्चा और बच्चों से डिफरेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है वो चीज़ों को ऐसे नॉर्मली सुन लेगा, लेकिन जो जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम है, जिसमें सुनने की प्रॉब्लम है, वो क्या करता है, उसे सुनने के लिए या तो आप तेज बोलोगे तब उसे सुनाई देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है सीटेट में कि जैसे कोई बच्चा आपकी क्लास में, उसे कम दिखाई देता है या फिर कम सुनाई देता है, तो आप एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में आप उसे क्या करेंगे? कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या फिर बच्चे को बोलेंगे कि तुम घर पे पढ़ा करो, या फिर ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसमें से आपको चुनना होगा सॉल्यूशन इसका, कि हम बच्चों को आगे बैठाएंगे, ऐसे बच्चों को जिन्हें कम दिखाई देता हो या फिर कम सुनाई देता हो, हम उन्हें क्या करेंगे, आगे वाले बेंचेस पे बैठाएंगे। क्यों? और ये ऑप्शन बेस्ट होता है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जो बच्चा आगे बैठेगा तो टीचर से वो पास में रहेगा, वो अगर टीचर कोई बोर्ड पर लिख रहा होगा तो उसे दिखाई भी देगा, और टीचर जो बोलेगा उसे तेज सुनाई भी देगा। पीछे अगर वो बच्चा बैठेगा तो उसे कम सुनाई देता है, उसे सुनाई नहीं देगा टीचर की बात, पर आगे अगर वो बैठता है तो उसे टीचर की बात बिल्कुल साफ तरीके से सुनाई देगी। तो ये था सेकंड पॉइंट, श्रवण बाधित। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित। अब दृष्टि बाधित आप समझ ही रहे होंगे, जिसे देखने में प्रॉब्लम हो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके क्लास में कोई बच्चा जैसे कम दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे, आप उसे आगे बैठा दोगे ताकि वो अक्षरों को साफ साफ देख सके। नेक्स्ट है वाणी बाधित। अब वाणी बाधित क्या होता है? तो वाणी बाधित होता है जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम हो, बच्चा बोलने में असमर्थ हो, या तो बिल्कुल ही ना बोलता हो, या फिर उसको बोलने में आपने देखा हो कि बच्चे जो शब्द होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स वो नहीं बोल पाते हैं, उनको क्या होता है, लटपटाते हैं बोलने में, उनकी जीभ क्या होती है, आगे पीछे हो जाती है, बच्चे क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कई बच्चों में ऐसा क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है,
बचपन में तो हर कोई मतलब जब तक 2.5 साल 3 साल के बच्चे होते हैं वो तो हर बच्चे तुतलाते हैं, लेकिन अगर वो 5 साल से ऊपर हो गया और वो अभी भी तुतला रहा है, वो अभी भी हकला रहा है, तो ये क्या एक तरह की डिसेबिलिटी है, नियोग्यता है बच्चों में, और ये प्रॉब्लम है एक बच्चे की। तो ये थे 4 कैटेगरी जो फिजिकल वे में हम इन मेन बेसिस पे बच्चों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इन इन तरीकों में बच्चे और नॉर्मल बच्चे से, सामान्य बच्चे से अलग हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है बौद्धिक रूप से। पहला मैंने बता दिया था कि हम किस वे में बच्चों को कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला था शारीरिक रूप से, दूसरा है बौद्धिक रूप से। अब बौद्धिक रूप से इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वे। अब इंटेलेक्चुअल वे में यानी कि बौद्धिक स्तर, आईक्यू, जैसे मैंने बताया था आपको कि आईक्यू सबका बराबर नहीं होता है। कोई आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था टर्मन का जो क्लासिफिकेशन था आईक्यू का, तो वहाँ पर जो 140 था वो क्या था, प्रतिभाशाली वाले थे, वेरी सुपीरियर थे। तो और वहीं पर 90 वाले जो थे, 90 से 110 तक, वो क्या थे, सामान्य बुद्धि वाले थे। फिर मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, अति मूर्ख, महामूर्ख, ऐसे सब टर्मन ने क्लासिफिकेशन कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को आप देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर जो टर्मन का क्लासिफिकेशन है, इस थंबनेल से ही वो वीडियो पड़ी होगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है बौद्धिक रूप से, यानी कि बौद्धिक स्तर से किस वे में बच्चे अलग होते हैं। तो अब देखिए, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली वही होते हैं जिनका आईक्यू क्या होता है, 140 या फिर 140 से ऊपर होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। इंग्लिश में उसे बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। अब गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनका आईक्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर क्लास में है, अब वो सामान्य बच्चों से अलग है, सामान्य बच्चों का बौद्धिक स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा उसका है। अब अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो नॉर्मल क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बच्चों को कराया जा रहा है, तो अब जो बच्चा तेज है उन क्वेश्चंस को तुरंत कर लेगा, और बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा। वो बोलेगा ये तो मुझे आता है मैम, मैं नहीं करूँगा, ये मुझे आता है, मैंने इसको बहुत कर दिया। आपने क्वेश्चन अभी लिखा नहीं, बच्चे ने आंसर कर दिया। वहीं पर जो पूरी क्लास है और बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अभी क्वेश्चन को सोच रहे हैं कैसे करना, तब तक मैं उस बच्चे ने करके दिखा दिया। तो अब ऐसे बच्चों से आप कैसे डील करेंगे, तो एक टीचर को क्या चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को। तो आप जब क्लास में जाते हो तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस लेकर जाइए क्लास में। हर टाइप के मीन्स इजी क्वेश्चंस, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस, थोड़े टफ क्वेश्चंस, ताकि हर कैटेगरी के बच्चे, जो कुछ बच्चों को इजी वाला, जो बहुत कमजोर बच्चे होंगे उन्हें क्या लगेगा इजी वाला, वो बहुत टाइम ले लेकर करेंगे। थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस जो सबको लगे कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, वैसे भी बच्चे होंगे। और थोड़े टफ क्वेश्चंस इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ताकि इनका भी इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, ऐसा ना हो कि बच्चा बोर हो जाए। तो जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे वो इनके लिए रहेंगे, प्रतिभाशाली बालक के लिए रहेंगे, ताकि ये क्लास में बोर ना हो और सारे बच्चे क्या रहेंगे, एंगेज रहेंगे किसी न किसी वर्क में। नेक्स्ट है सृजनशील बालक। अब सृजनशील बालक क्या होता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होता है, वो हर चीज़ को क्या करता है, एक नए तरीके से करता है। जैसे आप प्रोजेक्ट वर्क देते हो, तो प्रोजेक्ट आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, आप उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट दे दोगे। अब जो सृजनशील बालक होते हैं वो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्रिएटिव वे से, नए नए थॉट्स उसमें डालेंगे, बच्चे सोचेंगे। तो इस वे में भी क्या होते हैं, बच्चे नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं। मंद बुद्धि बालक, जिसे हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड। अब मंद बुद्धि वाला क्या होते हैं, इनका जो लेवल होता है समझने का, आईक्यू जो होता है वो बहुत कम होता है। मंद बुद्धि इसीलिए लेवल रहता है, इनका आईक्यू बहुत कम होता है और ये चीज़ों को बहुत टाइम लेते हैं सीखने में। तो आपको टीचर को उन बच्चों को भी ख्याल रखना होगा, उन बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक कंप्लीट करा दिया और उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। आपको पूरी क्लास को, टीचर को, पूरे बच्चों को साथ में लेकर चलना होता है। इसलिए हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। हर तरह के बच्चों को आप साथ में लेकर चलोगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो। आपको ऐसे सिस्टम बनाना है आपकी पढ़ाई का, अपने ऐसा टीचिंग वे आपको यूज़ करना है जो हर बच्चों को क्या करे, एक साथ बांध कर चले। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड। अब अधिगम असमर्थ बच्चे यानी कि जो पढ़ने में बच्चे असमर्थ हैं। अब असमर्थ कैसे होंगे, वो डिसेबिलिटीज़ में आपको आगे करवाऊंगी, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, तो वो मैं अभी आपको इसी टॉपिक में आगे बताने वाली हूँ। तो जिन बच्चों में पढ़ने में कुछ असमर्थता हो, उन्हें हम बोलते हैं अधिगम असमर्थ बच्चे। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक। अब पिछड़ा बालक क्या होता है, तो जो बच्चे आज आप लोग जानते होंगे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं। तो आप देखोगे क्लास में बच्चों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जो घर जाएं और उतनी चीज़ों को यूज़ करके
और आपको दिखा सकें। तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, रानी मुखर्जी की एक मूवी थी, हिचकी मूवी थी, उसमें एक क्लास था 10th बी, उसकी सेम स्टोरी थी, उसमें एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थे और कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं जाता था, वो बोलते थे कि इन इन बच्चों से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर रानी मुखर्जी जाती हैं, वो उन बच्चों को समझती हैं कि उनको क्या परेशानी है और वो उन बच्चों पे वर्क करती हैं। बच्चे भी धीरे धीरे उनको समझने लगते हैं, जब वो कोशिश करती है तो बच्चे भी उनको समझने लगते हैं, वो उनको हर सुविधा देती हैं जो बच्चे कर सकते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं और इस बात को हर कोई एक्सेप्ट करता है, इवन स्कूल, इवन सोसाइटी, सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया था, जो ईडब्ल्यूएस चाइल्ड थे, जो चिल्ड्रन थे, उनका ख्याल रखा था, उनको कैसे पढ़ा सकते हैं इस बात पर सोचा था। तो एज ए टीचर आपको भी यही करना होगा कि जो पिछड़े बालक हैं उनको आपको ऐसे फील करवाना होगा कि नहीं वो भी कर सकते हैं, वो किसी तरह से किसी भी अन्य बच्चों से कम नहीं है, किसी भी बेस पे हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आप किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं बोलोगे, चाहे वो मंद बुद्धि वालों को, आपको पहले पता हो हाँ ये क्वेश्चन ये बच्चा नहीं कर सकता या फिर ये काम कोई बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, टीचर का काम होता है हमेशा उस बच्चे को पुश करना, आगे बढ़ाना, आप उसे मोटिवेट करोगे, उसे डीमोटिवेट नहीं करोगे। कोई भी अच्छा टीचर होगा किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट कभी भी किसी टीचर को नहीं करना चाहिए कि नहीं बच्चे तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारे बस का ये है नहीं। तो ऐसे किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से इसका मतलब होता है सोशल वे में, सामाजिक तरीके से भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, अन्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अब कैसे डिफरेंट होते हैं तो वो हम देखेंगे। पहला है हमारा समस्यात्मक बालक। अब समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, अगर आपने कभी टीचिंग की होगी, आप कहीं किसी भी स्कूल में अगर आपने कभी पढ़ाया होगा, फिर नहीं भी पढ़ाया होगा, तो आप जब खुद स्कूल लाइफ में रहोगे, खुद अपने जब क्लास में आप रहोगे, तो आप देखते होगे कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। शरारती कैसे होते हैं कि जब क्या करेंगे, वो बच्चे पूरी क्लास पढ़ रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, और वो बच्चे क्या करेंगे, अपने आसपास के बच्चों को मारेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को मार दिए, दूसरा बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, या फिर बच्चे क्या करेगा, उसके बैग से कुछ चोरी कर लेगा, उसका इरेजर चुरा लेगा, उसकी पेंसिल चुरा लेगा, या फिर उसका बॉटल गायब कर देगा, उसका लंच खा जाएगा बिना उस बच्चे से पूछे। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये समस्यात्मक बच्चे होते हैं, प्रॉब्लमेटिक हम कहते हैं इन्हें, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। तो एज ए टीचर आप क्या करोगे, यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई बच्चा है आपकी क्लास में चोरी करता है, तो एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप क्या कदम उठाओगे। और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि उस बच्चे को क्लास से बाहर जाने के लिए बोल देंगे। थर्ड ऑप्शन रहेगा कि आप उस बच्चे से व्यक्तिगत रूप पे अकेले में बुलाएंगे और उसे समझाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि आप उसे प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे और उसे पनिश करवाएंगे। तो इसमें से आपको चूज करना होगा कि आप उस बच्चे को पर्सनली अपने पास बुलाओगे और उसे समझाओगे। तो ये प्रॉब्लमेटिक बच्चे क्यों होते हैं, एज ए टीचर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको उस बच्चे को समझना होगा कि अगर ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ये सब बच्चों से अलग है, तो क्या रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न होगा जो बच्चा वैसा है। तो आपको क्या करेंगे एज ए टीचर, आप पहले बच्चों के समझेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है उसके ऐसे करने के। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे के अब ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, वो दोनों क्या रह रहे हैं, वर्किंग रह रहे हैं, दोनों वर्किंग है, बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को ज़रूरतों को नहीं दे पा रहे हैं, ज़रूरतें हो भी गई तो भी क्या वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे ऐसा क्या होता है कि बच्चे अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए और वो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, शरारत करते हैं, ताकि उन बच्चों को अटेंशन में रह जाए, उन बच्चों को लोग ध्यान दे, सब समझ जाए कि हाँ ये बच्चा है, सब बच्चे मेरा नाम जान जाए, इसलिए वो बच्चा शरारत करता है। तो एज ए टीचर आप क्या करोगे, आप उस बच्चे को बुलाओगे, समझाओगे और फिर क्या करोगे, सारे बच्चों के सामने आप थोड़ी सी उसकी बड़ाई कर दोगे कि देखो ये बच्चा तो बहुत अच्छा भी कह रहा है कि आगे से ये नहीं करेगा ऐसी बातें, ये तो ऐसे इसने कर दिया था, अब से ये नहीं करेगा, चलो सारे बच्चों क्लैप करो इस बच्चे के लिए क्योंकि आज बोल रहा है कि आज के बाद से ऐसा काम नहीं करेगा। आपने क्या किया, बच्चे के अंदर, बच्चे को अच्छा लगेगा कि उसके लिए सारी क्लास ने क्या किया, क्लैप किया, और वो आगे से वो धीरे 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 आप खुद देखोगे कि वो सुधर जाएगा। तो एक टीचर के रूप में आपको यही करना होता है, बच्चों को सुधारना होता है, कभी बच्चों को मारिए नहीं, बच्चों को मेंटली हरास नहीं करना है। सीबीएसई ने भी रूल बनाया है कि आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप अगर आप एक अच्छा टीचर तो कभी भी किसी बच्चे को आप मारेंगे नहीं, आप उसे प्यार से समझाएंगे। तो ये थे समस्यात्मक बालक। सेकंड है बाल अपराधी बालक। अब ये बाल अपराधी बालक कौन होते हैं, तो ये
वो बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, जो अपने क्लास में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 5th में है, लेकिन वो फ्रेंडशिप कर रहा है क्लास 7th के बच्चों से, क्लास 8th के बच्चों से, जो अपने एज ग्रुप को छोड़कर अपने से सीनियर बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। अब ये बच्चे क्या होते हैं कि जो समय उसके एज ग्रुप के लिए नहीं है, वो उन बड़े लोगों से वो भी चीज़ें सीख रहे हैं और उसको अपने लाइफ में अपना रहे हैं। तो ये बच्चे हो जाते हैं बाल अपराधी बालक। कैसे? अब ये बच्चे जो होंगे, आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत जगह क्या होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बाथरूम में कुछ ऊटपटांग कोट्स लिखाएंगे, किसी टीचर के बारे में कुछ लिखाएंगे, किसी लड़की के बारे में लिखाएंगे कुछ, हाँ आई लव यू, और उसका नंबर लिखाएंगे। तो ये जो सारे बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाल अपराधी बालक। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिस एज में, उस एज को छोड़कर वो अपने से सीनियर से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और अपने सीनियर से फ्रेंडशिप करके वो चीज़ें सीख रहे हैं जो उन्हें अभी नहीं करती। तो इन्हें हम बोलते हैं बाल अपराधी बालक। नेक्स्ट है असमायोजित बालक, यानी कि ऐसे बालक जो सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहे हैं, अपने क्लास में फिट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहे हो क्लास में, उन्हें हम बोलते हैं असमायोजित बालक। नेक्स्ट है वंचित वर्ग। अब वंचित वर्ग, ये वर्ग वैसे जिन्हें जैसे मैंने अभी बताया था ईडब्ल्यूएस, वैसे ये वंचित वर्ग भी होते हैं जिन्हें उनकी फैसिलिटीज नहीं है, जो नॉर्मल बच्चों के हैं उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, वंचित वर्ग के बच्चे वो होते हैं। तो ये थे मेरे आज के क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आया मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।